हेलो बच्चों। तो आज हम लोग एक नया यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। नए यूनिट में एक नया चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं जैविक वर्गीकरण। ठीक है। जैसे भी हम कोई भी चैप्टर पढ़ना शुरुआत करते हैं तो उसका नाम जो दिया गया रहता है उसका स्पेसिफिकेशन रहता है, नाम इस चैप्टर के अंतर्गत क्या चीजें हमें पढ़ना है। ठीक है। जैविक वर्गीकरण मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि इस दुनिया में जितने भी जीव है वो क्या सभी जीव एक ही जैसे हैं। यदि एक ही जैसे हैं तो उसकी एक ही कैटेगरी होगी। यदि एक जैसे नहीं है तो उसके लिए अलग अलग कैटेगरी या अलग अलग वर्गीकरण करना पड़ेगा हमें। तो हम देखते हैं कि जैसे ही इस अर्थ में एंट्री करते हैं या जैसे चीजों को समझने की कोशिश करने लग जाते हैं तो हम देखते हैं कि जीवों में अलग अलग विविधताएं हैं, मतलब अलग अलग जीव है इस दुनिया में और बहुत सारे जीव हैं। कुछ साइंटिस्टों ने बताया भी है कि कितने जीव हैं इस दुनिया में। ठीक है। तो उसका क्लासिफिकेशन करना जरूरी है और क्लासिफिकेशन यदि हम नहीं करेंगे तो पढ़ने में हमें असुविधाएं होती जाएगी। इसीलिए पढ़ने के लिए उसको हम लोग क्या किए हैं, इसको वर्गों में विभाजित किए हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, जैविक वर्गीकरण। जैसे हम एक जंगल में जाके देखेंगे तो जंगल में वेरियस वेरियस अलग अलग प्रकार के हमें जीव जंतु दिखाई देंगे और सभी के अंदर के जो बेसिक फीचर है कुछ में सिमिलरिटी दिखेगी, कुछ में डिससिमिलरिटी दिखती है, मतलब समानताएं असमानताएं प्रेजेंट है इसके अंदर में। यही कारण है कि इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे जैसे हम लोग रेंडमली कोई चीज को पढ़ेंगे तो रेंडमली पढ़ने से हमें वो चीजें रिकॉल नहीं होती, इसीलिए क्या करते हैं, प्रॉपर सीक्वेंस में हमें पढ़ना पड़ता है। जैसे हम लोग कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक कैटेगरी है कि फिजिक्स में इन इन चीजों को, इन तथ्यों को रखा जाएगा, केमिस्ट्री में भी रखा जाएगा और बायो में अलग अलग रखे जाएंगे। तो उसके हिसाब से सब्जेक्ट का स्पेसिफिकेशन हो जाता है। सेम यहाँ पर भी जीवों का स्पेसिफिकेशन या जीवों की विशेषताएं के आधार पर अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया है कि वो जीव एक्चुअल में दिखते कैसे हैं। ठीक है। या उसके अंदर क्या क्या समानताएं होती है, क्या गुण होते हैं, उनको हमें देखना पड़ेगा। तो इसी के आधार पर सर्वप्रथम वर्गीकरण करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है ना, अरस्तु नाम के साइंटिस्ट ने, है ना, अरस्तु नाम के साइंटिस्ट को। तो याद रखना, अरस्तु को हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, अरस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान का जनक। जीव विज्ञान का जनक है, ये वाला दिखाई नहीं दे रहा है, दूसरा वाला है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान के जनक। मतलब हम बोल सकते हैं कि बायोलॉजी के फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलेंगे हम लोग, अरस्तु को बोलते हैं। इसका इंग्लिश नाम होता है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ये ऐसे अकेले साइंटिस्ट है जिसका इंग्लिश नाम और हिंदी नाम अलग अलग है। ठीक है। एरिस्टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, अरस्तु बोलते हैं, हिंदी नाम इसका अरस्तु है। जीव विज्ञान के जनक है, साथ में इसको ना फादर ऑफ जूलॉजी या जंतु विज्ञान के भी जनक बोलते हैं। जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान के भी क्या है कि जनक है कौन, अरस्तु जनक। ठीक है। जूलॉजी के, जबकि हम लोग अभी पढ़ते हैं, है ना, जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो प्लांट के भी बोलते हैं, तो यहीं पर लिख लेते हैं पादप विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं, पादप विज्ञान का जनक। तो इसको बोलते हैं थियोफ्रेट्स। थियोफ्रेट्स ये होती है पादप विज्ञान का जनक, है ना। तो इसको भी हमें जानना रहता है। और अरस्तु का वर्गीकरण हम लोग देखें तो अरस्तु जीवों के वर्गीकरण के लिए अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाले सफल सबसे पहले, है ना, वैज्ञानिक थे। मतलब ये है कि इसने क्या किया, एक ना साइंटिफिक बेस होते हैं, मतलब कोई भी चीजों को निर्धारित करने के लिए एक आधार होता है, ऐसे कुछ भी नहीं बोला जा सकता। एक साइंटिफिक मेथड के आधार पर ही डिवीजन करने का प्रयास किए हैं, विभाजन करने का प्रयास किया है कौन, अरस्तु। उन्होंने पौधों को पेड़ों, झाड़ियों और जड़ी बूटियों और जानवरों को दो समूहों में वर्गीकृत किया, जो लाल रक्त वाले और बिना लाल रक्त वाले थे। मतलब देखो, जब इसने प्लांट को डिवाइड किया तो प्लांट को कैसे, है ना, ट्री वगैरह, ट्री में ट्री, श्रब और हर्ब्स वगैरह। श्रब मतलब झाड़ी, हर्ब्स मतलब जड़ी बूटी वगैरह। तो इन सब में डिवाइड किया क्योंकि उनकी जो हाइट वगैरह थी या उनके अंदर प्रेजेंट रहने वाले रूट स्टेम लीफ थे वो डिफरेंट डिफरेंट थे। इसीलिए, है ना, इस पृथ्वी में देखे कि बहुत सारे अलग ट्री भी दिख रहे हैं, श्रब भी दिखाई दे रहे हैं, झाड़ी वगैरह जो है, हर्ब भी दिखाई दे रही है। तो अलग अलग पौधों को इन तीनों पार्ट में डिवाइड किया, जबकि जंतुओं को दो चीजों में डिवाइड किया उसने, क्या, एक लाल रक्त वाले और दूसरा कौन सा वाले, कोई रक्त नहीं वाले। ठीक है, कोई लाल रक्त नहीं वाले। तो जंतुओं को दो भाग में डिवाइड किया गया है।
तो देखो लाल रक्त वाले लोग कौन लोग होते हैं, तो जैसे मैमल्स मतलब स्तनधारी, चिपकली मतलब इन लोग किसमें आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं, एविज में आते हैं और फिशेस में। तो ये सब लोग क्या थे कि लाल रक्त वाले थे, जबकि ये लाल रक्त वाले नहीं में कठोर शरीर वाली, कठोर शरीर वाली का मतलब सॉफ्ट, इसका हार्ड बॉडी रहता था, हार्ड बॉडी, और इसके बॉडी कैसे रहते थे, सॉफ्ट रहते थे, सॉफ्ट बॉडी वाले। तो इसमें डिवाइड किया है। तो हार्ड बॉडी में कौन आती है, तो इंसेक्ट आती है, इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब क्या, कीड़े। जबकि इसमें सॉफ्ट बॉडी वाले में एक सेल रहता है, सेल, सेल का मतलब होता है खोल, इसके आधार पर सेल, और यहाँ पर सीप, सीपदार मछली जैसे कि सेल वाले, और दूसरा कौन सा, जेली फिश, जिसमें कोई खोल वगैरह नहीं थी, इसमें डिवाइड किया। शुरुआत के जो क्लासिफिकेशन थे उसमें तो ऐसे ही स्ट्रक्चर हमें मिलेंगे, प्रॉपरली स्ट्रक्चर तो मिलेगा नहीं, तो इसने अपने मत के अनुसार में ऐसा है ना डिवीजन किया है। तो जंतुओं को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था इन्होंने, है ना, एक लाल रक्त वाले और एक में कोई लाल रक्त नहीं वाले। तो कुल मिलाकर अरस्तु का जो वर्गीकरण था अधिक वैज्ञानिक आधार वाला था वर्गीकरण। वर्गीकरण के हिसाब से देखो इन्होंने क्या कर दिया, प्लांट को ऐसे कैटेगरी की, है ना, 3 पार्ट में डिवाइड किया, जबकि जंतुओं को 2 समूहों में ही वर्गीकृत किया था। ठीक है, तो इसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, देखें इसने क्या, अब देखो अब दूसरा साइंटिस्ट आते हैं यहाँ पर, कौन सा, कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट, 1758 में 2 जगत वर्गीकरण दिया, मतलब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया इन्होंने। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग यह प्रणाली जीवों को 2 जगत, है ना, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में वर्गीकृत करता है। तो देखो कैरोलस लिनियस ने क्या किया, ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। एक दिया उसने क्या, किंगडम प्लांटे दिया था, किंगडम प्लांटे, और दूसरा दिया कौन सा, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्लांटी एंड दूसरा कौन सा, किंगडम एनिमिलिया। दो इसने क्या किया है, 2 ऐसे जगत बनाए कि इस दुनिया में सिर्फ 2 ही प्रकार के लोग हैं, एक जो है प्लांट से रिलेटेड रहेंगे और दूसरा कौन है, एनिमल से रिलेटेड रहेंगे। तो द्विजगत वर्गीकरण देने का सिद्धांत किसका है, तो बताएंगे कैरोलस लिनियस के द्वारा। तो द्विजगत वर्गीकरण दिया गया है ना, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया किसके द्वारा, कैरोलस लिनियस के द्वारा। लेकिन कोई भी किंगडम या कोई भी जगत ऐसे वर्गीकृत करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रहती है, दोष रहते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है कि जैसे हम प्लांट में रखे हैं, तो हर एक एनिमल्स जो प्लांट के अंतर्गत रखा गया था इनके अकॉर्डिंग वो प्लांट के गुणों से मैच नहीं खाते थे, इसीलिए और भी किंगडम की जरूरत पड़ी। यहाँ पर ऐसा था कि सिर्फ 2 ही कैटेगरी बना दी गई। ठीक है, एक किंगडम वाली बनाई, दूसरा एनिमिलिया वाला बनाया गया, किसके द्वारा, कैरोलस लिनियस के द्वारा। लेकिन और भी साइंटिस्ट आए, और भी साइंटिस्टों ने क्या किया है, और है ना बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने और भी नियम दिए और भी जगत बनाए। उसमें से देखते हैं हम लोग 2 जगत वर्गीकरण की जो कमियां थी उसको जानते हैं कि क्या क्या कमी थी। देखें, कोशिका भित्ति की उपस्थिति के आधार पर प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और यूकैरियोट्स, कवक, शैवाल, फर, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को पौधों के तहत शामिल किया गया था, लेकिन वे अन्य विशेषताओं में व्यापक रूप से भिन्न थे। मतलब देखा जाए कि यदि कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ बेस लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बेस लेते हैं, उसके आधार पर ही तो वर्गीकृत किया जाता है। तो कोशिका भित्ति प्रेजेंट थी इन सभी जीवों में, जितने भी हम लोग यहाँ पर देखे, इन सभी जीवों में कोशिका भित्ति या सेल वॉल प्रेजेंट थी। उसके आधार पर इनको किसमें रख दिया गया था, किंगडम प्लांटी में रख दिया गया था, किंगडम प्लांटी। ठीक है, मतलब पादप जगत के अंतर्गत रख दिया था, क्यों, क्योंकि सब में क्या थे, कोशिका भित्ति थी। ठीक है, दूसरा, इनमें एक ही समूह में एक कोशिकी और बहुकोशिकीय जीव शामिल थे। उदाहरण के लिए क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगैरा को शैवाल के नीचे रखा गया था। मतलब बोला जाए, देखो ये क्लेमाइडोमोनास जो होती है ये एल्गी है ना, और दूसरा क्या है, स्पायरोगैरा, ये भी क्या है, एल्गी। अब ये दोनों एल्गी है, शैवाल है, मतलब प्लांट ग्रुप से रिलेटेड होते हैं, प्लांट ग्रुप से रिलेटेड, लेकिन इनके अंदर में एक ही कोशिका होती है। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन ये बहुकोश की, स्पायरोगैरा बहुकोश की है। दोनों एक कोश की बहुकोश की है, उसके बावजूद एक ही में रखा गया। अब भाई देखो 2 ही रूम है, तो क्या करेंगे हम लोग, या तो एक है ना, या तो क्या करेंगे, बहुत सारे जीवों को एक में रखेंगे और कुछ जीवों को दूसरे में रखेंगे, तभी कैटेगरी अलग अलग हो जाएगी। और मान लो इसके अंदर के गुण मैच खाते रहे या ना खाते रहे, उसमें रखना ही पड़ेगा क्योंकि जगह ही नहीं है यहाँ पर। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 2 ही रूम थे, 2 ही रूम के अंदर हमें रखना था, तो क्या कर सकते थे, चाहे क्लेमाइडोमोनास रहे चाहे स्पायरोगैरा रहे, इनके अंदर में क्लोरोफिल था, तो क्लोरोफिल था तो शैवाल के नीचे ग्रुप में रख दिया गया था, क्योंकि इन लोग शैवाल ही है,
रखना चाहिए सवाल में, लेकिन रख दिया गया था, किंगडम मोनेरा तरफ रख दिया गया था, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्लेमाइडोमोनास जो रहती है वो, ठीक है। तो ये सब कमी थी। उसके अलावा हेट्रोट्रॉपिक कवक और ऑटोट्रॉपिक हरे पौधे के बीच अंतर नहीं करता था। कवक में कैटिन की बनी कोशिका भित्ति होती है, जबकि हरे पौधों में सेलुलोजिक कोशिका भित्ति पाई जाती है। देखो हम यहाँ पर डिवाइड किए किसके आधार पर, कोशिका भित्ति प्रेजेंट है कि नहीं है उसके आधार पर। तो कवक में भी प्रेजेंट होती है और इसमें पौधों में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन कवक में प्रेजेंट रहने वाली जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, कैटिन की बनी होती है, जबकि हरे पौधे वाले लोग किसकी बनी रहते हैं, सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल। लेकिन इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन या पोषण के तरीके भी डिफरेंट थे। कैसे, कवक का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन या बोल सकते हैं हम लोग पोषण का जो क्षमता था, है ना, या पोषण की दृष्टि कैसे थी, हेट्रोट्रॉपिक थी, मतलब ये भोजन संश्लेषित खुद नहीं करते थे, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते थे। जबकि यहाँ पर रहने वाले जो पौधे हैं ऑटोट्रॉपिक होते थे, ठीक है। मतलब किंगडम प्लांटी के अंतर्गत कवक को भी रख दिया गया था, प्लांट को भी रख दिया गया था। हालांकि उन दोनों के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस है, फिर भी एक ही जगह में रख दिया गया था, है ना। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ भी देख भी सकते हैं, है ना, ये एग्जाम्पल जो दिखाई दे रहे हैं हमें, ये सब के बारे में अभी देखेंगे, पढ़ेंगे भी। तो द्विजगत वर्गीकरण की कमियां थी कि जिनके कैटेगरी में कोई प्रकार का समानता नहीं है उसको भी एक ही में रख दिया गया था, ठीक है। तो ये सब कमी थी। इसके आगे देखते हैं। और अब ये जो सब कमी थी उसको, है ना, हटाने के लिए अलग अलग तौर पर अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अपना मत दिया है ना। तो यहाँ पर कुछ और साइंटिस्टों का नाम हम लोग जानते हैं। कैरोलस लिनियस को तो जान गए। कैरोलस लिनियस के बाद में कुछ और साइंटिस्ट हैं, उनको भी हम लोग जानते हैं। तो देखिए कौन कौन से और साइंटिस्ट थे। तो जैविक वर्गीकरण के लिए, है ना, हम लोग याद रखते हैं, जैविक वर्गीकरण में साइंटिस्टों का नाम याद रखें। सबसे पहला तो अरस्तु नाम के साइंटिस्ट ने ही क्या किया है ना, विभाजन करने का सोचा। उसके बाद में कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने किया है। लिनियस द्विजगत नामकरण, है ना, द्विजगत पद्धति दिया था, द्विजगत पद्धति, द्विजगत मतलब टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, द्विजगत, है ना। इसके लिए ही फेमस है ये कैरोलस लिनियस। उसके अलावा और भी साइंटिस्ट है, जैसे कि, है ना, बेंथम हुकर साइंटिस्ट है, बेंथम एंड हुकर साइंटिस्ट, ठीक है। ये जो बेंथम हुकर साइंटिस्ट था, इनका जो वर्गीकरण था ना, प्राकृतिक वर्गीकरण था, प्राकृतिक वर्गीकरण तकनीक था। और इनके द्वारा जो दिया गया वर्गीकरण था वो आज हर्बेरियम में यूज किया जाता है। हर्बेरियम जब भी बनाते हैं तो हर्बेरियम में आज भी इसके क्लासिफिकेशन का यूज होता है ना। इसके बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन का यूज होता है, प्राकृतिक वर्गीकरण था। जबकि कैरोलस लिनियस और यहाँ पर जो अरस्तु द्वारा जो दिया गया था वो कृत्रिम वर्गीकरण था, कृत्रिम वर्गीकरण। उसके अलावा चौथा नंबर आए, चौथा साइंटिस्ट EW आइक्लर नाम के साइंटिस्ट है, आइक्लर। इसने क्या किया है, तो प्रथम जाति वृत्ति क्लासिफिकेशन दिया था, मतलब फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था, प्रथम जाति वृत्ति क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण ये दिया गया था किसके द्वारा, EW आइक्लर के द्वारा। उसके बाद ओसवाल्ड टिप्पो आए थे, ओसवाल्ड टिप्पो नाम के साइंटिस्ट। इसने क्या किया, प्रथम सबसे बड़ी जाति वृत्ति वर्गीकरण दिया गया था इसके द्वारा। मतलब सबसे बड़ी जाति वृत्ति है क्या, फाइलोजेनेटिक क्या होते हैं कि अपने पूर्वजों से रिलेशन होना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनिज्म का अपने पूर्वजों या बोल सकते हैं जितने भी पुरातन जीव हैं वो अपने पूर्वजों से ही विकसित हुए, मतलब पुरातन जीवों से ही आजकल मॉडर्न युग के जो जितने भी जीव दिखते हैं उन्हीं से विकसित हुए। तो उसी को हम लोग जाति वृत्ति संबंध या फाइलोजेनेटिकली क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो पहले सबसे पहले दिया गया था किसके द्वारा, EW आइक्लर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, है ना। बाद में ओसवाल्ड टिप्पो के द्वारा सबसे बड़ी जाति वृत्ति वर्गीकरण दिया गया। कुछ साइंटिस्टों का नाम यहाँ पर है जैविक वर्गीकरण में, है ना, इसको भी हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 5 जगत वर्गीकरण, क्योंकि 2 जगत वर्गीकरण की बहुत सारा कमियां थी, एक ही में बहुत सारे जीवों को रख दिया गया था। लेकिन 5 जगत वर्गीकरण के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती है, तो जानते हैं। सबसे पहले तो, है ना, पहला
ही बात इंपॉर्टेंट है कि इसको दिया किसके द्वारा, तो R.H. विटकर के द्वारा दिया गया है। R.H. विटेकर के द्वारा कब दिया गया, 1969 में प्रस्तावित किया गया कि दुनिया में जितने भी जीव है उसको हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग ही है ना जितने भी हमारे जो भी पढ़ाई करने के तरीके होंगे वो सब चीज उसी के अकॉर्डिंग रहेंगे। खास करके किसमें, बायोलॉजी में हम ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप के अकॉर्डिंग ही उसके अंदर हमें पढ़ना है। तो इस दुनिया में सिर्फ 5 प्रकार के जीव है ऐसा मान के इन लोगों ने चला है, ठीक है। तो किसने, R.H. विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने। इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटिया और एनिमिलिया शामिल किया गया। यह वर्गीकरण कोशिका संरचना, थैलस संरचना, पोषण के तरीके, प्रजनन और फाइलोजेनेटिकली संबंधों पर आधारित थी, ठीक है। देखो जीव जो है इस दुनिया में प्रेजेंट है ना, चाहे वो हमें दिखाई दे चाहे दिखाई ना दे, जीव लेकिन यहाँ पर है इस दुनिया में। तो इस जीव के अकॉर्डिंग है ना इन्होंने क्या किया, 5 किंगडम बनाए, ऐसे 5 किंगडम बनाए कि पूरे जितने भी जीव है इस दुनिया में अभी तक जो खोजा जा चुका है ना, वो इसी के अंतर्गत आ जाए, चाहे कोई ना कोई इसका बेस रहे चाहे कुछ भी रहे, इसी के अंतर्गत आ जाना चाहिए। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया गया है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी चीज को डिवाइड करने से पहले या ऐसे जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं या वर्गीकृत करते हैं, कोई ना कोई आधार लेते हैं। तो इस वर्गीकरण का जो आधार है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 जगत वर्गीकरण के आधार कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो कौन कौन से है देखो, सबसे पहला होता है कोशिका संरचना, मतलब सेलुलर स्ट्रक्चर उसकी क्या है, सेलुलर स्ट्रक्चर को पूछेंगे। दूसरा क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब थैलस संरचना, थैलस संगठन को पूछेंगे। तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब पोषण के तरीके क्या है उनके। चौथा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, मतलब प्रजनन के तरीके। और पांचवा क्या होता है, फाइलोजेनेटिकली संबंध, मतलब पूर्वज से उसका किस प्रकार से संबंध होता है। इसके आधार पर डिवाइड किया गया है कितने किंगडम में, 5 किंगडम में क्लासिफिकेशन किया गया है। अब इन पांचों किंगडम को यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या है 5 किंगडम में, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि कैसे डिवाइड किया गया है, इसके लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं उसको हम लोग जानते हैं। क्योंकि हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, देखे भी होंगे, पूरा बायो में पढ़े कि किंगडम मोनेरा के अंतर्गत कौन आते हैं, प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन आती है, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल वगैरह तो जानते ही होंगे। यदि हम लोग नहीं जानते तो सेल बायोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो सेल बायोलॉजी में पता ही रहता है कि कौन लोग यूनिसेलुलर होते हैं, कौन मल्टी सेलुलर होती है, कौन क्या होते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले किंगडम मोनेरा के बारे में जानते हैं हम लोग। हालांकि इस यहाँ पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, सभी की बेसिक फीचर जो होती है अलग अलग होती है, कैरेक्टर अलग अलग होते हैं। इसी के लिए एक फ्लो चार्ट के माध्यम से पूरे बात को हम लोग जान लेंगे। तो देखो सबसे पहला क्या था कि कोशिका का संरचना क्या है। तो कोशिका का संरचना ही क्या था, बेस था। तो सबसे पहला सेल टाइप, मतलब कोशिका का संरचना। तो पहला वाला जो था किंगडम मोनेरा वाले लोग, वो कैसे थे, प्रोकैरियोट्स थे। क्या थे इन लोग, प्रोकैरियोट, मतलब प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। और प्रोकैरियोटिक कौन होते हैं हम लोग जानते हैं, हम सेल बायोलॉजी में पढ़े हुए रहते हैं कि जिसमें सेल के ऑर्गेनेल्स कोई भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं रहते, उन लोग आते हैं प्रोकैरियोट्स में। या बोल सकते हैं उसके अंदर ट्रोन्यूक्लियस वगैरह नहीं रहती, तो कुछ ना कुछ बेसिक फीचर होते हैं इसके अंदर गत है ना, उसी को हम लोग पढ़ते हैं। तो किंगडम मोनेरा में आते हैं कौन, प्रोकैरियोट्स, जबकि बाकी सभी में आते हैं यूकैरियोट्स। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ से यूकैरियोट्स है, यहाँ पर भी यूकैरियोट्स है, यहाँ पर भी यूकैरियोट्स है ना। तो पहला लाइन तो ऐसी क्लियरली समझ आना चाहिए हमें कि किंगडम मोनेरा वाले लोग ही बस क्या है, प्रोकैरियोट्स, उसके अलावा बाकी सब लोग क्या है, यूकैरियोट। तो यूकैरियोट के बारे में हम लोग देखे रहते हैं सेल बायोलॉजी में कि जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, मतलब कोशिका झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, उन लोग आते हैं किसमें, यूकैरियोट्स में आते हैं। ट्रू न्यूक्लियस वगैरह सब चीज रहती है तो वो सब यूकैरियोट्स में आते हैं, ठीक है। दूसरा सेल वॉल के बारे में भी बात करते हैं। तो देखो इसमें सेल वॉल, किंगडम मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल प्रेजेंट होती है किसकी बनी रहती है, पहले बात तो ये नॉन सेलुलोजिक होती है। नॉन सेलुलोजिक का मतलब क्या है कि प्लांट के अंदर में रहते हैं सेलुलोज और इसमें रहते हैं है ना नॉन सेलुलोज, मतलब सेलुलोज वगैरह प्रेजेंट नहीं है। सेलुलोज देखो किंगडम, पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन सबको एक ही में रख दिए गए थे। एनिमिलिया को सीधा सा अलग रख दिया गया था क्योंकि सेल वॉल एब्सेंट रहती थी, इसीलिए सेल वॉल के प्रेजेंट के आधार पर ही इनको क्या कर दिया गया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक ही में रख दिया गया था। सभी में किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिस सभी में सेल वॉल होते हैं, लेकिन सेल वॉल सब के अलग अलग चीजों से बने हुए रहते हैं। तो बात हमें याद रखना, ये नॉन सेलुलोजिक होती है, पॉलीसेक्राइड प्लस अमीनो एसिड की बनी हुई रहती है ना, या बोल सकते हैं म्यूरिन की बनी हुई रहती है। तो ऐसा हम लोग पढ़े हुए हैं, तो जानते हैं किंगडम मोनेरा में, ठीक है।
उसके अलावा प्रोटिस्टा में कुछ किसी में प्रेजेंट होती, किसी में नहीं रहती प्रोटिस्टा में। फंजाई में देखें तो फंजाई में भी अलग अलग रहती है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि काइटिन की बनी रहती है, काइटिन की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है किसमें, फंजाई में। उसके अलावा प्लांटी में बात करें तो सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति होती है, बाकी एनिमल में बात करें तो एब्सेंट होती है, सीधी सी बात है। तीसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो मोनेरा में न्यूक्लियस से ट्रू न्यूक्लियस नहीं रहते, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या रहती है, एब्सेंट होती है। बाकी सब में प्रेजेंट रहेंगे क्योंकि यूकैरियोट्स हैं, इसीलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब न्यूक्लियस को दोनों है ना, मतलब बाहर से कवरिंग जो करके रखती है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, तो इसमें एब्सेंट रहती है, बाकी सभी में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, उसके अलावा चौथा देखें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ये तो सेलुलर ही है, सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मतलब इन लोग क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी हम बात करते हैं शरीर संगठन, तो सेलुलर होती है, सेलुलर का मतलब एक ही सेल होंगे और वो क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। और इन लोग भी क्या होते हैं, एक ही सेल रहती है इसमें भी, और इन लोग भी क्या रहते हैं, यूनिसेलुलर रहते हैं। हालांकि इन लोग यूकैरियोट्स हैं लेकिन यूनिसेलुलर रहते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा वाले लोग। ये रहते हैं फंजाई, है ना। फंजाई क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी मिलते हैं जो यूनिसेलुलर भी होते हैं इसमें भी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन फंजाई, ऐसा बोलेंगे तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा कि सभी जो है नहीं है। हाँ, मोस्ट ऑफ दी बोल सकते हैं 99% जो ऑर्गेनिजम्स है क्या है, मल्टी सेलुलर, और इसमें लूज टिश्यू वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, मतलब उतना ज्यादा है ना हाईली ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहते इनके बॉडी का, लूज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं फंजाई वाले। प्लांटी में बात करें तो किंगडम प्लांटी में कुछ जो है टिश्यू लेवल के होते हैं, कुछ जो है ऑर्गन लेवल के होते हैं, मतलब इससे थोड़ा सा एडवांस हो जाती है, मतलब सेल जो है आपस में ग्रुप बनाने लग जाते हैं, ग्रुप बना के टिश्यू, और टिश्यू आपस में ग्रुप बना के ऑर्गन बनाने लग जाते हैं। तो प्लांटी में इस टाइप का ओरिएंटेशन रहती है किसका, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, उसके अलावा एनिमल में बात करें तो एनिमल में सेलुलर भी होती है, टिश्यू लेवल में भी ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, ऑर्गन लेवल में भी रहते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल में भी रहते हैं। क्योंकि हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो जानेंगे भी कि कुछ जो मेंबर होते हैं एनिमल्स के वो क्या रहते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर। जैसे कि किंगडम पोरीफेरा वाले, जैसे पोरीफेरा जो आती है उसमें क्या रहते हैं, यूनिसेलुलर रहते हैं, मतलब सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। जबकि सिलेंट्रेट आती है उसमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। प्लेटीहेलमिन्थेस आते हैं, नटिनोफोरा प्लेटीहेलमिन्थेस, उन सब में ऑर्गन लेवल के क्या रहते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो अलग अलग हो सकती है एनिमल्स में, इसका मतलब ये नहीं कि सेल लेवल के नहीं होंगे, सेल लेवल के भी रहते हैं। कुल मिलाकर उसमें वेरिएशन दिखाई देती है। इसमें क्या होता है, किंगडम मोनेरा में सिर्फ सेल ही होंगे, यूनिसेलुलर है ना, यूनिसेलुलर क्या होते हैं, एक कोश की जीव होते हैं, कौन, प्रोकैरियोट्स वाले, जबकि इन लोग भी यूनिसेलुलर है, जबकि यूकैरियोट्स है, बाकी लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा पांचवा देखें, पांचवा में बात करते हैं हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि ये पोषण कैसे लेती है। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत देखो, पहला ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेटिक। अब ये क्या है दोनों, तो देखिए ऑटोट्रॉपिक्स का मतलब होता है स्वपोषी है ना, ये क्या है, स्वपोषी। स्वपोषी, स्वपोषी का मतलब खाना खुद बनाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि खाना खुद बनाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही खाना बनता होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि जब लाइट के प्रेजेंस में खाना बनती है तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा हो रही है, मतलब। और दूसरा जब केमिकल के प्रेजेंस में बनते हैं, केमिकल के प्रेजेंस में, तो उसको हम लोग कीमोसिंथेटिक बोलते हैं। फोटो फोटो फोटॉन्स, फोटॉन्स का मतलब लाइट, तो लाइट के प्रेजेंस में बनेंगे फोटोसिंथेसिस, यदि केमिकल के प्रेजेंस में बनेंगे तो कीमोसिंथेटिक होते हैं। उसके अलावा इन लोग हेट्रोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉप्स के अलावा दूसरा क्या हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉप्स भी हो सकते हैं इन लोग। हेट्रोट्रॉप्स में कैसे, दूसरे से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, दूसरे से पोषण लेते हैं। तो उसमें भी दो प्रकार के हैं इन लोग, कौन कौन से, एक होते हैं सेप्रोफाइटिक होते हैं और दूसरा पैरासाइटिक। सेप्रोफाइटिक को हम लोग बोलते हैं मृत पोषी बोलते हैं, मतलब जो डेड एंड डिकेइंग मैटर रहती है ना, मतलब मृत एवं सड़े गले पदार्थ, उससे अपना भोजन लेते हैं, तो ऐसे लोग हैं। दूसरा परजीवी होते हैं, पैरासाइटिक, मतलब दूसरे जो जीवित जीव है उससे अपना न्यूट्रिशन या पोषण लेते हैं, तो उसको हम लोग पैरासिटिक टाइप ऑफ है ना, पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या पोषण के तरीके में। तो कुल मिलाकर बोला जाए तो किंगडम मोनेरा वाले लोग स्वपोषी भी होते हैं, और दूसरा क्या होते हैं,
विषम पोषी भी या बोल सकते हैं हेट्रोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट होती है किसमें, किंगडम मोनेरा में। दूसरा प्रोटिस्टा को देखते हैं, प्रोटिस्टा में क्या होते हैं, ये ऑटोट्रॉपिक है ना न्यूट्रिशन शो करते हैं, दूसरा क्या है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। लेकिन इसमें का जो ऑटोट्रॉपिक वाला है ना वो केवल और केवल कौन सा वाला है, फोटोसिंथेटिक वाला, मतलब स्वपोषी तो है लेकिन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपना भोजन को बनाते हैं। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब होता है विषम पोषी, दूसरे से अपना भोजन लेते हैं। तीसरा देखें किंगडम फंजाई में हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक में सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक दोनों टाइप के हो सकते हैं। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब विषम पोषी, देखो इसमें स्वपोषी वाला कोई बात ही नहीं है, सीधा सीधा विषम पोषी है। तो विषम पोषी में भी दोनों होते हैं, एक सेप्रोफाइटिक होते हैं, दूसरा कौन सा पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मतलब परजीवी के रूप में भी अपना भोजन है ना क्या करते हैं ऑब्टेन करते हैं। किंगडम प्लांटी देखें, किंगडम प्लांटी में क्या होता है, अब चूंकि हम जानते हैं प्लांट्स है तो प्लांट्स में क्या होगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो होगा ही। अब ऑटोट्रॉपिक होगा तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होती है, तो सिर्फ ऑटोट्रॉप सिर्फ एक ही है इसमें भी, है ना कौन सा वाला, प्रकाश संश्लेषण वाला। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ना घुमाने वाले क्वेश्चन दे सकते हैं कि इसमें क्या होती है, तो हमें किंगडम प्लांटी इन सब के अकॉर्डिंग हमें सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि देखो किंगडम प्रोटिस्टम ही देख लो, ऑटोट्रॉपिक तो न्यूट्रिशन है लेकिन किसके द्वारा है, सिर्फ फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और हेट्रोट्रॉपिक में तो जानते हैं हेट्रोट्रॉपिक्स में है ना सेप्रोफैटिक एंड पैरासिटिक दोनों टाइप के आते हैं, लेकिन ज्यादातर हेट्रोट्रॉपिक जो होती है ना पैरासिटिक टाइप की होती है, पैरासिटिक टाइप की, है ना। तो ये बात हमें जानना है क्योंकि जीवित जीवों से लेते हैं ज्यादातर, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन फिर से देखते हैं किसमें, किंगडम एनिमिलिया में। किंगडम एनिमिलिया में क्या होता है, कोई भी क्लोरोफिल वगैरह कुछ तो प्रेजेंट नहीं है, तो हेट्रोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। उसमें भी दो प्रकार का है यहाँ पर, है ना, क्या कि होलोजोइक एंड सेप्रोफाइटिक होते हैं। होलोजोइक का मतलब, इसमें होलोजोइक का मतलब ये होता है कि पहले क्या करते हैं, अंतः ग्रहण करते हैं उसके बाद पाचन होता है, उसको होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। पहले खाना खाते हैं उसके बाद एंजाइम उसके ऊपर सिक्रीट होगा, तब जाके क्या होंगे, खाना डाइजेस्ट होगा और उसके बाद में न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर लेते हैं। जबकि सेप्रोफाइटिक में क्या होता है, पहले भोजन के ऊपर में बाहर में ही एंजाइम को पहले डाला जाता है एंजाइम को, और वो जब टूट जाते हैं छोटे छोटे केमिकल्स में या न्यूट्रिशन में उसके बाद ऑब्टेन करते हैं। तो पहले इसमें अंतः ग्रहण होता है, फिर पाचन और शोषण। और इसमें पहले क्या होगा, पहले डाइजेशन होता है, एंजाइम सीक्रेट करेंगे, पहले डाइजेशन होगा उसके बाद न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेप्रोफाइटिक। तो है ना, ऐसे याद नहीं रहेगा तो ऐसे याद रख सकते हैं, होलोजोइक में मतलब हम लोग करते हैं, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है हमारा। कैसे, हम लोग पहले खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद डाइजेशन होता है, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, फिर ब्लड में मिलती है, एसिमिलेशन होते हैं, फिर उसके बाद में है ना एब्जॉर्प्शन होकर एनर्जी बनाने चला जाता है। लेकिन सेप्रोफाइटिक को हम लोग जब भी बोलेंगे तो बैक्टीरिया एंड फंजाई जो होती है वो आना चाहिए, मतलब डिकम्पोजर्स वाले लोग आना चाहिए इसमें, है ना, सीधी सी है ना बात में। सेप्रोफाइटिक मतलब डिकम्पोजर, डिकम्पोजर्स मतलब कौन है, किंगडम मोनेरा वाले और दूसरा फंजाई वाले लोग ये डिकम्पोजर्स होते हैं, मतलब अपघटक है इन लोग, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आया होगा, है ना, क्या क्या बोले यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं किंगडम मोनेरा जगत, है ना, देखते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा बात और जानते हैं हम लोग। ठीक है, देखें, देखो हम लोग अभी पढ़े किंगडम, है ना, अलग अलग किंगडम के बारे में पढ़े हैं। किंगडम हम लोग शुरू में पढ़े क्या, किंगडम मोनेरा वाले लोग पढ़े, किंगडम मोनेरा। और किंगडम मोनेरा में हम लोग क्या पढ़े, इन लोग आते हैं किसमें है, यूनिसेलुलर होते हैं, कौन से वाले, प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल है किंगडम मोनेरा वाले लोग। लेकिन दूसरा जो हम लोग पढ़ते हैं किंगडम प्रोटिस्टा वाले लोग, प्रोटिस्टा, ये किंगडम प्रोटिस्टा में आते कौन है, तो इसमें आती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है इन लोग भी। लेकिन इसमें कौन आती है यूनिसेलुलर के अलावा ये, लेकिन ये क्या है, यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक सेल होते हैं, एक ही सेल से मिलकर बनी रहती है। और किंगडम प्रोटिस्टा वाले लोग दूसरे नंबर के होते हैं, लेकिन इसी से न तीनों लोग एराइज होते हैं, कौन कौन से, तो किंगडम फंजाई एराइज होती है, किंगडम फंजाई, ठीक है। दूसरा होते हैं कौन से, किंगडम प्लांटी भी एराइज होती है यहीं से, मतलब निकलती है। और तीसरा कौन होते हैं, किंगडम, किंगडम एनिमिलिया,
ये तीनों लोग इन्हीं से ही अराइज हुए हैं। हालांकि इन लोग क्या है, पूरे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, है ना। और सब लोग एराइज हो रहे हैं कहाँ पर से, किंगडम प्रोटिस्टा से ही एराइज होते हैं, ठीक है। ये तीसरे नंबर का है, ये चौथे नंबर का, और क्या है, पांचवें नंबर का। चूंकि किंगडम प्रोटिस्टा से एराइज हो रहे हैं, मतलब किंगडम प्रोटिस्टा के पास में ऐसे सभी गुण होंगे जो इनके पास में होती है। यही कारण है कि इसके बाउंड्री जो है ना फिक्स नहीं है, बाउंड्री क्या नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड नहीं, मतलब इसमें प्रकाश संश्लेषित जीव भी है और प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले भी जीव हैं। तो इसकी बाउंड्री फिक्स नहीं होती किसकी, किंगडम प्रोटिस्टा की। मतलब इसमें सभी प्रकार के जीव हैं जो इनमें प्रेजेंट है, जीव उनके जैसा जीव यहाँ पर प्रेजेंट है ना, किंगडम प्रोटिस्टा में। इसीलिए इसकी बाउंड्री क्या है, फिक्स नहीं है। जबकि इसकी बाउंड्री फिक्स है, क्या, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होंगे मतलब किंगडम मोनेरा में आएंगे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है उन लोग आएंगे किंगडम प्रोटिस्टा में। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि किंगडम प्रोटिस्टा में आएंगे, वो किंगडम फंजाई के भी मेंबर हो सकते हैं, किंगडम प्लांटी के भी, किंगडम एनिमिलिया के भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले ले कि किंगडम फंजाई में ही यीस्ट आती है, ये एक यीस्ट है, यीस्ट किस क्या होती है, यूनिसेलुलर फंजाई है, यूनिसेलुलर। तो चूंकि तो हम तो अभी बोले कि किंगडम फंजाई में तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो यीस्ट कहाँ से आ गया, तो यीस्ट एक्सेप्शन है, वो आती इसी में है, लेकिन वो किंगडम प्रोटिस्टा के जैसा ही है, क्योंकि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। तो पहला जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है, सेलुलर लेवल, उसके हिसाब से फुलफिल कर रहा है। उसके अलावा किंगडम प्लांटी वगैरह में बात करें, एग्जांपल जैसे क्लेमाइडोमोनास के बारे में बात करते हैं, क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर एल्गी होती है, तो यूनिसेलुलर तो है, यूकैरियोट्स भी है, तो इसके अंतर्गत उसको आना चाहिए था। तो ऐसे कुछ रहते हैं जो किंगडम प्रोटिस्टा के साथ में क्या करते हैं, मैच करते हैं, और इसी को क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं, क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन। मतलब बोला जाए कि किंगडम मोनेरा इन तीनों के क्या है, पूर्वज है। मतलब किंगडम मोनेरा में रहने वाले ऑर्गेनिज्म इन तीनों के क्या है, पूर्वज है। इसको क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन हम लोग बोलते हैं। मतलब कि वंश वृक्ष बनाती है, ये वंश वृक्ष बनाती है, ये फाइलोजेनेटिकली ऑर्डर को भी फॉलो कर रही है, वंश वृक्ष बनाते हैं, क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा से अराइज होने वाले को। और इसको दिया गया था किसके द्वारा, R.H. विटेकर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण। तो हमें ये सब चीज़ के बारे में भी हमें याद रखना चाहिए। और इसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ का तो हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से देख ही चुके हैं, इनके माध्यम से। तो मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आया होगा। और यहाँ पर हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा से अराइज होते हुए दिखाएंगे। किंगडम प्रोटिस्टा की बाउंड्री जो है ना फिक्स नहीं है। जैसा क्वेश्चन आता है कि कौन से किंगडम की बाउंड्री फिक्स नहीं है, तो किंगडम प्रोटिस्टा की, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे इन तीनों ऑर्गेनिजम्स का यहाँ पर क्या रहता है, एक बोला जाए कि बीच वाला पार्ट होता है ना, एक मिलन वाली बिंदु है ये, है ना, इसी से अराइज होते हैं तीनों, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ से। अगला देखते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में, मोनेरा जगत, मोनेरा जीवाणु। तो पहले बात तो मोनेरा जीवाणु में आते कौन है, तो सबसे पहला लाइन हमें याद रखना चाहिए, इन लोग आते हैं कौन, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आते हैं किसमें, किंगडम मोनेरा में। तो देखते हैं इसके अंतर्गत इसके एग्जाम्पल होते हैं कौन से, जीवाणु वगैरह जो है एग्जाम्पल है इसकी। तो बैक्टीरिया सबसे प्रचुर मात्रा में सूक्ष्म जीव है, सबसे ज्यादा जितने भी माइक्रोब्स है उसमें से सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहने वाले जीव कौन है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया मतलब क्या, जीवाणु, ठीक है। मतलब हम बोले यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स में जीवाणु ही सबसे ज्यादा है, तो जीवाणु सबसे प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट रहने वाले सूक्ष्म जीव है। यदि हम लोग मुट्ठी भर मिट्टी में देखते हैं, मुट्ठी भर मिट्टी को ऐसे उठाएंगे तो मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के हमें बैक्टीरिया मिल जाएंगे। सब एनसीईआरटी का ही लाइन है ना, मुट्ठी भर मिट्टी में ही सैकड़ों बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। और वही बैक्टीरिया कहाँ पर होंगे, तो इन लोग होते हैं सर्वव्यापी है। इन लोग सर्वव्यापी का मतलब हर एक जगह में प्रेजेंट रहते हैं। तो देखो कहाँ कहाँ पर, तो पहला क्या है, गर्म झरनों में प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा कौन सा, रेगिस्तानों में भी प्रेजेंट है ना, मतलब जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी रहती वहां पर भी, बर्फ के अंदर जहां पर बहुत सर्दी रहती वहां पर भी। उसके अलावा चौथे, गहरे महासागरों जैसे चरम आवासों में भी
रहते हैं, मतलब गहरे महासागर जहाँ पर न लाइट जाता न कुछ जाता, बहुत अंधेरा है, वहां पर भी प्रेजेंट होते हैं इन लोग। और उसके अलावा इवन यहाँ तक कि जो घर में गीजर लगा हुआ रहता है ना, उसमें भी प्रेजेंट रहते हैं, गीजर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। गीजर लगा रहता है ना ठंड के दिन में, गीजर मतलब जो पानी गर्म करता है, तो उसके अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं कौन, जीवाणु। उसके बावजूद हमारे शरीर के अंदर में भी प्रेजेंट रहते हैं जीवाणु। मतलब जीवाणु या बैक्टीरिया बोला जाए सर्वव्यापी है, सभी जगह में प्रेजेंट होते हैं। इसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है कि कहाँ पर प्रेजेंट होंगे कहाँ पर नहीं होंगे, ऐसे कुछ भी नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सूक्ष्म जीव होते हैं। और इसको देखने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, तो ये नेकेड आइट से दिखाई नहीं देते, तो देखने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा, देखने के लिए माइक्रोस्कोप का। देखने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, तभी तो जाके दिखाई देंगे। माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। और सर्वप्रथम जो सर्वप्रथम देखा गया था बैक्टीरिया को, वो देखा गया था किसके द्वारा, एंटोन वॉन लीवेनहॉक के द्वारा। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, इसीलिए इसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। तो है ना, बोलेंगे कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक पूछेंगे तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक होते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले बैक्टीरिया वगैरह का डिस्कवरी किया था। और प्रथम लिविंग सेल, फर्स्ट लिविंग सेल का भी डिस्कवरी किया था किसने, एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने। इसीलिए इसको बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखें बैक्टीरिया ज्यादातर बैक्टीरिया क्या होते हैं पता है, परजीवी होते हैं। मतलब कुछ बैक्टीरिया जो रहते हैं स्वपोषी होते हैं, मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, लेकिन बहुत सारे में क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं, मतलब कई परजीवी होते हैं, पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन रहता है इनके में, पैरासाइट्स होते हैं। एग्जाम्पल, यदि कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट है तो वो देखेगा, है ना, अपने हाथ वगैरह को देखो, एक है ना लड़के का डायग्राम दिखाया गया है, तो इसको जीभ खोलने की कोई जरूरत नहीं था, लेकिन जीभ खोला हुआ है ये क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया को देखकर इसने क्या कर दिया है ना, ये शॉक्ड हो गया है कि है ना, ऐसे भी इतने भी बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो हमारे हाथ में रहते ही हैं, सब जगह प्रेजेंट है। तो फिर हमें बीमारी कॉज क्यों नहीं करती, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बचा के रखा हुआ है हमें, इसीलिए हम लोग बीमार नहीं हो पाते। कभी कभी उसकी संख्या जब ज्यादा बढ़ जाती है तो बीमार होने लग जाते हैं। तो इवन यदि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर को टच कर, वहां टच करने से हमारे हाथ में के अंदर में बैक्टीरिया आ गए हैं। यही कारण है कि खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, ये बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हजारों लाखों बैक्टीरिया हमारे हाथ में भी प्रेजेंट है, माउथ में भी प्रेजेंट है, दांत में चिपका हुआ रहता है, दांत के मैल से ही खुद इसने डिस्कवरी किया था, है ना। तो ऐसे बहुत सारे चीज हमें जानना चाहिए। तो ये कई क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, कौन, बैक्टीरिया। और ऐसे दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप से देखने पर। तो फिर एक सवाल आता है कि बैक्टीरिया, क्या सभी बैक्टीरिया एक ही जैसे दिखाई देते होंगे, तो उसका जो शेप रहता है ना वो एक जैसा दिखाई नहीं देता, है ना। बैक्टीरिया में आकृति के आधार पर, है ना, या शेप के आधार पर बोला जाए तो बैक्टीरिया क्या होती है, 4 प्रकार के होते हैं, है ना। तो सीधे सीधे मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन में पूछते हैं इसको, तो याद रखना है। और दिखाई भी कैसे देता है हम लोग देख सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहला होता है कोकस। कोकस, कोकस में को ओ आ रहा है, ओ का मतलब होता है गोल 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 रहेंगे इन लोग। गोल गोल का मतलब ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर रहती है इसकी, है ना, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं किसके, कोकस के। तो ओ से याद रखना, ओ से मतलब ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, कोकस होती है पहला। दूसरा होता है बेसिलस। बेसिलस होती है रॉड शेप्ड होती है, रॉड शेप्ड मतलब ये रॉड के जैसे दिखाई देंगे, ऐसे कोई रॉड रहती है या छड़ वगैरह रहते हैं उसके जैसे दिखाई देते हैं। कौन, ये बैक्टीरिया। तो बेसिलस होती है, तो बी आर से याद रख लेना इसको। बेसिलस होती है कौन से, रॉड शेप्ड होती है, बेसिलस रॉड शेप्ड होते हैं। ठीक है, उसके अलावा विब्रियो, विब्रियो होती है कॉमा शेप्ड, तो है ना वी सी ओ से याद रख लेना, विको से, विको टर्मरिक, है ना, क्रीम। तो विको से याद रख लेना, वी क्या है, विब्रियो कोले, है ना, कॉमा शेप्ड होती है कौन, विब्रियो। तो विब्रियो का नाम क्या है, कॉमा शेप्ड, मतलब कॉमा जो हम लोग लगाते हैं कोई भी नाम के ऊपर में ऐसे लगाते हैं कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, या कोई भी शब्द के बाद में ऐसे कॉमा लगाते हैं, तो वही कॉमा है, ये कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं कौन, विब्रियो। उसके अलावा देखें उनका रियल स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई भी दिया है, या ना, इस टाइप के दिखाई देते हैं इन लोग माइक्रोस्कोप से देखने पर। और देखो उसके अलावा चौथा नंबर, ये कौन सा नंबर था, तीसरा। उसके अलावा चौथा नंबर कौन सा है, स्पाइरलम, है ना। स्पाइरलम होती है कौन से, ऐसे ऐसे याद रख लेना, स्पाइरलम स्पाइरल शेप्ड होते हैं, यहाँ पर ऐसे याद रख लेना सभी को, है ना। इसको कैसे याद रखेंगे, को का मतलब फोकस, सी एस से याद रख लेना इसको, सी एस। और एक है बी आर, और एक है वी कॉम, और एक है एस एस से याद रख लेना।
चूंकि मैच द कॉलम में क्वेश्चन आते हैं कि इसको मिलाने के लिए कोकस वाले लोग कौन से शेप के दिखाई देते हैं, बैसिलस वाले लोग कौन से शेप के दिखाई देते हैं। तो नॉर्मल इसका जो हम लोग भौतिक जगत में देखते हैं वस्तुओं को किस टाइप के होते हैं, तो उसी हिसाब से इनका नाम दिया गया है कि कोकस इस टाइप के दिखाई देते हैं, है ना, और ये बैसिलस इस टाइप के दिखाई देती है। कुछ बैक्टीरिया यहाँ पर और भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ऐसा दिखाई दे रही है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी जिसकी वजह टिटेनस होता है उसके दिखाया गया है ना, अलग अलग है। ट्रिपेनोसोमा पैलिडियम होती है, विब्रियो कोलेरिक वजह से जिसकी वजह से हैजा होते हैं, ट्रिपेनोसोमा पैलिडियम की वजह से सिप्लिस होते हैं, है ना। यहाँ पर देखो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म होता है, फूड पॉइजनिंग होती है इसकी वजह से, स्ट्रेप्टोकोकस मोनिनी फॉर्म होते हैं, हेलिकोबैक्टर फाइलॉन होते हैं, साल्मोनेला टाइफी जिसकी वजह टाइफाइड होता है। तो कुछ ऐसे जो बैक्टीरिया है जो दिखाई दे रहा है जो हमारे सिलेबस में है, जो रोग करते हैं उसको हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो हमें विजुअलाइजेशन होता है तो अच्छे से लंबे समय तक याद रहता है, इसीलिए हम लोग विजुअलाइजेशन के तौर पर पढ़ना चाहिए हमें, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग किंगडम मोनेरा को, है ना। किंगडम मोनेरा में देखते हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरियल संरचनाएं बहुत सरल है लेकिन वे व्यवहार में जटिल होती है और चयापचय विविधता दिखाई देती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, है ना। कौन सी कि बैक्टीरिया जो रहते हैं उसकी संरचना को जब देखेंगे ना हम लोग, संरचना मतलब स्ट्रक्चर को, तो ऐसे लगेगा कुछ भी नहीं है ये, है ना, मतलब नॉर्मल सीधा साधा बंदा दिखाई देगा ये, है ना। लेकिन जब इसका व्यवहार के बारे में बात करेंगे तो व्यवहार क्या होती है, बहुत जटिल होती है। मतलब मुंह ऐंठने वाली बात रहती है, मुंह ऐंठ के दूसरे तरफ चली जाती है ये, है ना। इसकी व्यवहार जो जटिल है ये, मतलब इसको पकड़ने जाओगे तो ये क्या करेगा, वहां तुम्हें, है ना, कोई भाव नहीं देगा क्योंकि एक ही सेल है इसके पास में, है ना। इसको लगेगा कि मुझे मारने आए तो भागेगा यहाँ से। तो व्यवहार क्या होती है, जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स, लेकिन इसकी संरचना को देखेंगे तो सरल रहती है, व्यवहार जटिल होती है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि मेटाबॉलिज्म जो, मतलब इसमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है ना उसमें विविधता दिखाई देती है, मतलब डाइवर्सिटी दिखाई देती है मेटाबॉलिज्म में, मतलब चयापचय में विविधता दिखाई देती है। ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से किंगडम में पूछेंगे, सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से किंगडम में मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाई देती है, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मतलब उपापचय में विविधता दिखाई देती है, पूछेंगे तो किसमें होती है, किंगडम मोनेरा में। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाले, ठीक है। उसके अलावा और देखें, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक या अकार्बनिक सब्सट्रेट से भोजन को संश्लेषित करते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब खाना स्वयं बनाएंगे, खाना स्वयं बनाते हैं, तो अकार्बनिक सब्सट्रेट से भोजन को संश्लेषित करते हैं, मतलब इन लोग को कैसे है, ऑटोट्रॉपिक तो है, लेकिन कौन से वाले ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं इन लोग। अधिकांश विषम पोषी होते हैं, है ना। हेट्रोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसमें, विषम पोषी, वे भोजन को संश्लेषित नहीं कर सकते लेकिन भोजन के लिए अन्य जीवों या मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। तो अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं तो उन लोग हो जाते हैं क्या, परजीवी। जबकि मृतोपजीवी या मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं, मतलब क्या हो जाते हैं, मृतोपजीवी हो जाते हैं, मृतोपजीवी। तो ज्यादातर लोग क्या होते हैं, अधिकांश विषम कोषी हैं, कुछ ही क्या होते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया वगैरह जो रहती है कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो रहती है फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। लेकिन बाकी जितने भी बच गए उन लोग क्या होते हैं, विषम कोषी होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल साल्मोनेला टाइफी को ही ले लो, जिससे टाइफाइड होती है, वो इंटेस्टाइन में जाके चिपकी हुई रहती है और वहां से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते रहती है, मतलब मृतोपजीवी होते हैं उन लोग। और कुछ जो डिकम्पोजर्स होते हैं, मृत पदार्थों से, मृत या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन को क्या करते रहते हैं, लेते रहते हैं, तो उसको हम लोग मृतोपजीवी बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें जानने आना चाहिए हमें, डिफरेंसेस भी जानने आना चाहिए कि विषम पोषी भी होंगे तो उसमें भी क्या होंगे और कैसे होंगे। तो विषम पोषी का मतलब होता है तीन ही प्रकार के विषम पोषण होते हैं, एक परजीवी, दूसरा मृतोपजीवी और तीसरा होता है होलो जो एक समजीवी बोलते हैं, जिसको समजीवी मतलब समपोषी बोलते हैं उसको, है ना। तो परजीवी, मृतोपजीवी और समपोषी, समपोषी मतलब होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं किंगडम मोनेरा में, है ना। देखें, है ना, इसके आगे और जानते हैं हम लोग। इसमें देखो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता ना इसमें, जबकि होलोजोइक होता है किसमें, किंगडम एनिमिलिया या हायर एनिमल्स वगैरह में होते हैं। और देखें, किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। बैक्टीरिया में आर्की बैक्टीरिया के बारे में बात करें, दूसरा कौन से बारे में, है ना, यू बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। तो बैक्टीरिया में आर्की बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं पुरातन बैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया होते हैं, पुरातन जीवाणु है ये, एंशिएंट बैक्टीरिया
जबकि इन लोग क्या होते हैं, मॉडर्न बैक्टीरिया है, या बोल सकते हैं अभी के जीवाणु है, या अभी के समय के जीवाणु। मॉडर्न बैक्टीरिया बोलते हैं इसको, मॉडर्न बैक्टीरिया। इसको हम लोग सत्य बैक्टीरिया भी बोलते हैं, सत्य बैक्टीरिया जो अभी दिखाई देते हैं हमें, ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया इज अ ट्रू बैक्टीरिया, सत्य बैक्टीरिया होते हैं, लोग पुरातन जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया में। तो देखो इसमें आर्की बैक्टीरिया क्या क्या हो सकते हैं, हेलोफाइल्स हो सकते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं, और तीसरा मेथेनोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, HTM से याद रख लेना, HTM। फुल हेलोफाइल्स का मतलब होता है लवण युक्त जगह में रहने वाले, लवण युक्त जल, या बोल सकते हैं एग्जाम्पल ले कि समुद्र में रहने वाले को हम लोग बोलते हैं हेलोफाइल्स बोलते हैं। दूसरा, गर्म स्थान पर रहने वाले, गर्म स्थान पर रहने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल है ना, जैसे गर्म झरने वगैरह हो गया, झरना। हॉट स्प्रिंग्स, स्प्रिंग बोलते हैं स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग एरियाज में जो रहती है गर्म स्थान पर, वो थर्मोएसिडोफाइल्स होती है। मेथेनोजन्स, मेथेनोजन्स जो दलदल एरिया में रहते हैं, दलदल एरिया या दलदल क्षेत्र में होते हैं मेथेनोजन्स। इवन मेथेनोजन्स वो होते हैं जो रूमिनेट एनिमल्स के आंत में भी पाए जाते हैं, मतलब बोल सकते हैं शाकाहारी जंतुओं के, शाकाहारी जंतु के विष्ठा में, मतलब गोबर में प्रेजेंट बैक्टीरिया मेथेनोजन्स होते हैं। और यही मेथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, गोबर गैस से जो मेथेन प्रोड्यूस होती है वो मेथेनोजन बैक्टीरिया की वजह से होती है। इन लोग अवायवी टाइप के सूक्ष्म जीव होते हैं, अवायवी बैक्टीरिया होते हैं मेथेनोजन। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेंगे कि हेलोफाइल्स का मतलब क्या होती है, या लवण युक्त जगह में रहने वाले लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हेलोफाइल। गर्म झरने में रहने वाले, देखो थर्मल, थर्मस आ गया, थर्मल का मतलब हॉट, हॉट एरिया मतलब गर्म क्षेत्र, गर्म क्षेत्र में रहने वाले जीवों को हम लोग बोलते हैं थर्मोसिडोफाइल्स। मेथेनोजन को सीधा और भी पढ़े हुए रहते हैं हम लोग मेथेनोजन के बारे में, सीधा याद रखना अवायवी जीवाणु होते हैं। अन्य लोग दलदली एरिया में रहते हैं, मतलब जहाँ पर दलदल रहते हैं, मिट्टी सड़ गई रहती है उन एरिया में। उसके अलावा शाकाहारी जंतुओं के गोबर वगैरह में भी प्रेजेंट रहते हैं। तो तीनों बात को याद रखना, आर्की बैक्टीरिया में ये तीनों है। उसके अलावा और भी देखते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया दो टाइप की होती है, एक होती है ऑटोट्रॉप्स और दूसरा क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप। ऑटोट्रॉप्स का मतलब दो तरीका से भोजन को संश्लेषित करेंगे, मतलब हिंदी में बोले तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषी है, ये खुद ही खाना संश्लेषित कर सकते हैं। तो एक जो होगा लाइट की मदद से करेंगे तो उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलेंगे, और एक केमिकल की मदद से करेंगे, केमिकल की मदद से तो उसको हम लोग बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा विषमपोषी में बात करें हेट्रोट्रॉप्स में, तो विषमपोषी में देखिए पहला परजीवी है, दूसरा मृतोपजीवी। तो हेट्रोट्रॉप्स में दो प्रकार के होते हैं, चूंकि होलोजोइक को यहाँ पर नहीं बताया गया है, क्योंकि होलोजोइक टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं होता किसमें, बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया में दो ही टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, किसमें, कौन कौन से, एक पैरासिटिक, दूसरा क्या होता है सेप्रोफाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। तो मेरे ख्याल से न्यूट्रिशन समझ आया होगा, है ना। उसके आगे और देखते हैं हम लोग। आर्की बैक्टीरिया में सबसे पहले बात करें तो पहले बात तो ना याद रखना, सबसे कठोर आवासों में रहते हैं। सबसे कठोर मतलब जहां पर जीवन पॉसिबल नहीं है वहां पर भी रहते हैं, जैसे कि अत्यधिक नमकीन क्षेत्र, मतलब ज्यादातर लवण वाले क्षेत्र में, जैसे कि उसको हम क्या बोलेंगे, हेलोफाइल्स बोलेंगे। दूसरा, गर्म झरने में, तो उसको बोलेंगे हम लोग थर्मो एसिडोफाइल्स। और तीसरा, दलदली क्षेत्रों में, जिसको हम लोग बोलेंगे मेथेनोजन। ठीक है, तो तीन अलग अलग एरिया जहां पर ना आवास में, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब वहां पर रहने लायक इन्वायरमेंट नहीं है, उसके बावजूद वहां पर रहते हैं। तो ऐसे जगह में रहने वाले, अलग अलग जगह में, तो उसको हम लोग बोलते हैं। सीधा सीधा मैच दी कॉलम वाले क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे मिलाने वाले क्वेश्चन आएंगे कि हेलोफाइल्स बोलेंगे तो गर्म झरने रहने वाले को किसको क्या बोलेंगे, दलदली क्षेत्र में रहने वाले को क्या बोलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखें कि अब एक बात आती है यहाँ से कि अत्यधिक कठोर आवासों में तो इन लोग रहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा स्ट्रक्चर रहता होगा इनके पास में जिसकी वजह से वहां पर सर्वाइव कर पाते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया में चरम स्थितियों में, मतलब विषम परिस्थितियों में उनके अस्तित्व के लिए एक अलग ही कोशिका भित्ति, चरम स्थितियों में रहने के लिए उनका क्या चीज स्ट्रक्चर जो रहता है वो अलग होती है, जिसकी वजह से उन लोग उस जगह में रह पाते हैं। तो याद रखना, कोशिका भित्ति की जो संरचना है वो जटिल होती है, और कोशिका भित्ति की संरचना के जटिल होने की वजह से ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह सकते हैं लोग। एक्सट्रीम कंडीशन मतलब
जहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है वहाँ पर भी रह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी बात करें, जुगाली करने वाले जानवरों जैसे कि कौन कौन से, जैसे गाय है, भैंस है। जुगाली का मतलब होता है जब पहले खाना को खाते हैं और उसके बाद वापस से माउथ के द्वारा खाना खा रहे हैं, जैसा फिर से वापस रिटर्न होता है। वो पहले एक बार है ना खा खा भर लेंगे, उसके बाद रिटर्न होता है, फिर से है ना उसको लेके आते हैं वापिस। तो जुगाली करने वाले जानवरों गाय और भैंस होती है कि आंतों में मेथेनोजेंस होते हैं, और मेथेनोजेंस रहते हैं। वे इन जानवरों के गोबर से मीथेन या बायोगैस प्रोड्यूस का उत्पादन करते हैं, इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं बायोगैस या गोबर गैस बनाते हैं, उसमें मेथेन गैस रहती है। तो मेथेनोजन बैक्टीरिया ही मेथेन गैस प्रोड्यूस करती है, ठीक है। देखो हम लोग यहाँ से देख भी सकते हैं, हेलोफाइल्स ऐसे दिखाई देते हैं, थर्मोसिडोफाइल्स ऐसे दिखाई दे रहा है, मेथेनोजेंस ऐसे दिखाई दे रहा है। और रूमिनेट एनिमल्स के बारे में बात किया गया है। यहाँ पर देखो ये खाना तो खाते हैं जानवर है ना, कौन कौन से, गाय और भैंस, लेकिन वापिस से इसके रूमेन मतलब इसके वापिस आंत से फिर से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर खाने जैसे खाते ही रहते हैं, मतलब दोबारा वापिस आती है। तो यहाँ पर रहते हैं क्या, मेथेनोजेंस। और जब वो गोबर वगैरह है ना, गोबर बाहर करते हैं तो उस टाइम में क्या होती है, मेथेनोजन उसमें प्रेजेंट रहते हैं। इस यही कारण है कि देखना, जब गोबर जिस टाइम में बाहर रहता है, फ्रेश रहता है, तो उस टाइम में कोई प्रकार का वहां से बदबू वगैरह आते नहीं रहते। कुछ टाइम के बाद में जब वो थोड़ा सड़ने लग जाती है, मतलब मेथेनोजेंस की संख्या बढ़ जाती है, तो मेथेन गैस प्रोड्यूस होने लग जाती है वहां से, तो इसलिए वहां से बदबू भी करने लग जाते हैं। तो ये बात हमें याद रखना है, ठीक है। इसके आगे और देखें, यू बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। वे सत्य बैक्टीरिया है जिनमें एक कठोर कोशिका भित्ति और एक फ्लैजलम यदि गतिशील है तो होता है। चूंकि हम लोग जानते हैं यू बैक्टीरिया को हम लोग पहले बात तो क्या बोलते हैं, इसको सत्य बैक्टीरिया बोलते हैं। यू बैक्टीरिया इज अ ट्रू बैक्टीरिया, सत्य बैक्टीरिया। तो इन सब से भी क्वेश्चन आया हुआ है। सत्य बैक्टीरिया है जो अभी के समय में मिलती है, मॉडर्न बैक्टीरिया सत्य बैक्टीरिया। तो देखो वे सत्य बैक्टीरिया है जिनमें एक कठोर कोशिका भित्ति मिलती है, सेल वॉल तो प्रेजेंट रहते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बनी हुई रहती है इसकी सेल वॉल जो है ना, पेप्टाइडोग्लाइकॉन। पेप्टाइडोग्लाइकॉन का मतलब प्रोटीन और क्या है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज है, इसी से मिलकर या म्यूरिन से मिलकर बनी रहती है, कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। और एक फ्लैजुलम। अब देखें हम लोग सेल जब भी सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हम लोग एक चीज पढ़े हुए रहते हैं, फ्लैजुला द्वारा ही ये चलती है। तो फ्लैजुला है ना यदि प्रेजेंट है तो क्या होंगे, चलेंगे, गतिशील होगा, मतलब मोटाइल होंगे इन लोग। और जब यदि यही एब्सेंट रहेगा तो क्या हो जाएंगे, नॉन मोटाइल हो जाएंगे, मतलब चल नहीं पाएंगे। तो फ्लैजुला की मदद से ही इन लोग क्या करते हैं, चलते हैं। तो फ्लैजुला किसी में प्रेजेंट रहती है, किसी में एब्सेंट रहती है, फ्लैजुला सत्य बैक्टीरिया में। इसमें ऑटोट्रॉप, प्रकाश संश्लेषण, कीमोसिंथेटिक और हेट्रोट्रॉपिक है ना, सब लोग शामिल होते हैं इसी में। सत्य बैक्टीरिया के अंतर्गत सब लोग आते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल भी यदि हम लोग लेना चाहे तो इसमें आती है साइनोबैक्टीरिया, जो प्रकाश संश्लेषी होती है, इसको हम लोग बीजीए भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी है ये वाली। उसके अलावा कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर पर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, या ग्रीन सल्फर। इन लोग केमिकल की मदद से क्या करते हैं, अपने खाना को बनाते हैं। हेट्रोट्रॉप्स में बात करें तो जितने भी जो रोग करने वाले या बोल सकते हैं कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं, उन लोग डिकम्पोजर्स, इन लोग आते हैं, या बोल सकते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। तो पैरासाइट होंगे तो डिजीज कॉज करेंगे, वो सब बैक्टीरिया में हेट्रोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। तो यह हमें जानना है, ठीक है। उसके अलावा आगे और बात करते हैं हम लोग। देखें प्रकाश संश्लेषित स्वकोषी उदाहरण साइनोबैक्टीरिया दिया है यहाँ पर, है ना। देखिए उनके पास में क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्यों कर पाते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल होती है जो हरे पौधों के समान होती है। तो याद रखना कि इसका देखो प्रकाश संश्लेषण तो करते हैं, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, लेकिन उसका जो पिगमेंट है ना हरे पौधों के समान ही होती है, ठीक है, जैसे क्लोरोफिल। साइनोबैक्टीरिया नीला हरा सवाल है, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी एक कोश की होते हैं, एक कोश की है ना, चूंकि बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में क्या होंगे, यूनिसेलुलर होते हैं। तो क्या हो गया, ठीक है, इधर देखते हैं। उनके पास में, इनके पास में है क्या, तो क्लोरोफिल है इनके पास में, और ये क्या करते हैं, हरे पौधे के समान होती है। साइनोबैक्टीरिया बीजीए है, ब्लू ग्रीन एल्गी,
एक कोश की होती है, चूंकि हम लोग मोनेरा किंगडम मोनेरा ही पढ़ रहे हैं तो इसमें यूनिसेलुलर ही आते हैं। उसके अलावा इन लोग कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, समुद्री या स्थलीय शैवाल हो सकते हैं, मतलब साइनोबैक्टीरिया अलग अलग प्रकार की हो सकती है, ये बात बोल रहे हैं। ठीक है। कॉलोनियां आमतौर पर जिलेटिनस कवर से ढकी हुई रहती है, जिलेटिन का कवर रहता है इसके ऊपर में, क्योंकि भाई जानते हैं हम लोग जब ये पानी के अंदर में फलते फूलते हैं तो एक ही सेल रहती है, अब वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो फिर इसका लाइफ ही खत्म। इसीलिए यहाँ पर जिलेटिनेशियस कोटिंग रहती है, यहाँ पर इसके ऊपर में जिलेटिन का कोटिंग रहता है इसके ऊपर में, कॉलोनिया कॉलोनी वाले में ज्यादातर, ठीक है, से घिरी होती है। वे अक्सर प्रदूषित जल निकायों में खिलते हैं। देखो इन लोग की खास बात यह है कि लोग पॉल्यूटेड वाटर में ज्यादा क्या होते हैं, ग्रोथ करते हैं, पॉल्यूटेड वाटर हम, ठीक है। उनमें से कुछ वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विशेष कोशिकाओं में स्थिर करते हैं जिन्हें हेट्रोसिस्ट कहा जाता है, जैसे नॉस्टॉक और इनाबिना। ठीक है। कभी कभी देखे होंगे कि जब गर्मी का दिन आता है तो एक तालाब पूरी क्या हो जाती है, ग्रीन ग्रीन कलर की हो जाती है, हरा हो जाता है, पूरा हरा हो जाता है, बदबूदार भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक परत टाइप की बिछ जाती है पूरी, ये साइनोबैक्टीरिया इतने तेजी से ग्रोथ करते हैं कि इन लोग प्रदूषित इन्वायरमेंट में उगते हैं और जल निकायों को क्या कर देते हैं, प्रदूषित करेंगे। उनमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे रहते हैं जिसमें कोशिकाओं की विशेष संरचना जो रहती है ना, वो बनाती है, हेट्रोसिस्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना, हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट। और हेट्रोसिस्ट के बारे में जानते हैं, ये क्या होती है, एक विशेष क्या होती है, संरचना है किसकी, बैक्टीरिया की, जिसमें क्या करता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए अलग से एक विशेष क्या होती है, यहाँ पर सेल होती है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। इतने दिन से फिक्सेशन, स्थिरीकरण, ये सब चीज वर्ड यूज करते हैं, तो भाई सीधी सी बात है, याद रखना कि नाइट्रोजन जो रहती है 78% है कहाँ पर, वातावरण में। वातावरण, ये वातावरण में है तो किस फॉर्म में है, ये गैस फॉर्म में। और गैस जो है उसको तो हमें दिखाई नहीं दे रही है, पकड़ ही नहीं सकते इसको। पकड़ेंगे कब, जब कुछ ना कुछ हमारे पास इंस्ट्रूमेंट रहेगा, जैसे गुब्बारे के अंदर में हवा को भर लेते हैं या कोई एक ना वैक्यूम क्रिएट करके हवा डालते हैं, तो गैस से वो कोई भी केमिकल में बदलता है ना, तो उसी को फिक्सेशन बोलते हैं। जैसे वो क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मीनिंग ही क्या है कि गैस से केमिकल में बदलना। तो केमिकल कैसे, तो वो नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्रॉक्साइड, ये सब चीज में बदलते हैं, है ना, इन लोग नाइट्रेट और नाइट्राइड, या तो फिर अमोनिया या यूरिया वगैरह में बदल देंगे, अमोनिया में अमोनिफिकेशन, NH3, ऐसे सब बदलते हैं इसमें, तो उसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती किसके द्वारा है, हेट्रोसिस्ट नाम की स्ट्रक्चर के द्वारा होती है, जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। जैसे कि किन कौन कौन लोग कर पाते हैं, तो नॉस्टॉक एंड एनाबिना। नॉस्टॉक एंड एनाबिना क्या करती है, हेट्रोसिस्ट स्ट्रक्चर होती है, सभी प्रकार, सभी साइनोबैक्टीरिया में नहीं होती ना, ये बात याद रखना। सभी साइनोबैक्टीरिया में क्या नहीं होते, ये जो हेट्रोसिस्ट स्ट्रक्चर है वो नहीं होती, इसमें होती है नॉस्टॉक एंड एनाबिना में होती है। ये नॉस्टॉक है और दूसरा क्या है, एनाबिना, इन दोनों में ही क्या होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। बाकी ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया के अलावा और साइनोबैक्टीरिया बोलेंगे, उन सब में नहीं रहेगी, दूसरे में। ठीक है, ये बात हमें याद रखना। हेट्रोसिस्ट को तो भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेट्रोसिस्ट विशेष संरचना है। ठीक है। उसके अलावा देखिए रसायन संश्लेषित स्वपोषी, वे नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया जैसे अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं और जारी ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं, जिसको हम लोग कीमो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। इससे पहले वाले लोग क्या थे, फोटो ऑटोट्रॉप थे, जबकि इन लोग कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं। वे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर जैसे पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में भी मदद करते हैं, मतलब है ना, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग करते हैं, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर। यदि मान लो कोई है ना डेड एंड डिकेइंग मैटर है, कोई पत्तियों का पत्ती वगैरह गिर गए हैं पेड़ पौधों से, या कोई जानवर मृत हो गए हैं, तो उसके शरीर को मिट्टी में मिलाती है। तो मिट्टी में मिलाती है मतलब क्या, मिट्टी से ही ऑब्टेन करके, मिट्टी से ही उसको लेकर वो पेड़ पौधा क्या किया था, अपने आप को ग्रोथ करवाया था। अब वहां का पेड़ पौधे से जब पत्ता गिरेगा, पेड़ पौधा जब मर जाएगा तो नीचे में मिलेगा, तो मिट्टी में मिलना है उसको। तो मिट्टी में जब मिलती है तो उस टाइम में ये तत्व होते हैं कौन कौन से, नाइट्रोजन और फास्फोरस वगैरह होते हैं, और आयरन और सल्फर वगैरह, इनको क्या करते हैं, वापिस से मिट्टी में मिलाते हैं, तो खनिजों का पुनर्चक्रण करते हैं। खनिज जो है पुनर्चक्रित होती है, मतलब जहां से लिए रहते हैं वहीं पर आ जाता है। वो बोलते हैं ना कि मिट्टी से बने मिट्टी में मिल जाना है, मतलब ये है कि पंच तत्व होती है, उसी से बने हैं, उसी में मिल जाते हैं।
मतलब वापिस से जिससे लिए रहते हैं वहीं पर फिर से आ जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुनर्चक्रण। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वही काम करते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया आर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, है ना। उसके अलावा देख सकते हैं वेनेजियो विब्रियो स्टेगिसियम न्यूमे स्टेगिसिपियम मेनेटिस, है ना, अजीबी टाइप का नाम है इसका। तो अभी हमें ये दोनों को बस याद रखना, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया आर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, देखते हैं विषम कोषी जीवाणु, वे प्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में है। देखो मैं पहले ही बताया था कि यहाँ पर कैटेगरी अलग अलग है, स्वकोषी है, उसमें भी प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी तो है, लेकिन कुछ विषम कोषी भी होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी में साइनोबैक्टीरिया, उसमें भी नॉस्टॉक एनाबीना के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है, ऑसिलिटोरिया भी उसी में आते हैं। तो इन लोग क्या होते हैं, फोटोऑटोट्रॉप्स होते हैं, जबकि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कीमोऑटोट्रॉप्स होते हैं, है ना। उसके अलावा विषम कोषी जीवाणु में देखिए प्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में, ज्यादा मात्रा में होती है। अधिकांश महत्वपूर्ण डीकम्पोजर्स होते हैं, मतलब अपघटक होते हैं, अपघटक है ये, ठीक है। उसके अलावा और भी बात करें, विषम कोषी जीवाणु में मानव जीवन पर प्रभाव क्या क्या पड़ता है। इनका उपयोग दूध से दही बनाने के लिए किया जाता है ना। पहला लैब बैक्टीरियस वगैरह का जानते हैं हम लोग कि दूध से दही बनाते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होती है दूध से दही बनाते हैं। दूसरा एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करते हैं, एंटीबायोटिक दवाओं का उत्पादन भी करते हैं। एंटीबायोटिक दवाओं का उत्पादन मतलब दुश्मन एक ही जगह नहीं है, मतलब मानव मानव के दुश्मन नहीं है, बैक्टीरिया भी बैक्टीरिया का दुश्मन है। तो एक बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक्स बना के निकालते हैं और दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए उसका यूज करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन वगैरह भी किया जाता है किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। उसके अलावा तीसरा लेग्यूम की जड़ों आदि में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स के बारे में जानते हैं, जैसे राइजोबियम के बारे में पढ़े रहते हैं हम लोग कि वो जो होती है लेग्यूम प्लांट्स, मतलब जिससे दलहनी पौधे, जिससे दाल मिलती है, उनकी जड़ों में जाते हैं और सहजीवी के रूप में रहते हैं और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, है ना, पकड़ के रखते हैं और उसका स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। ये हो गया कुछ रोग जनक जो होते हैं वो बीमारियां पैदा करते हैं, है ना, ये हो गया। उसके बाद में चौथा देखते हैं, कुछ ऐसे जीवाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं। बीमारियां मतलब रोग करेंगे, डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि हम लोग कई के बारे में जानते हैं, हैजा वगैरह के बारे में, टिटनेस के बारे में, टाइफाइड के बारे में। तो ये सब चीज जो रहते हैं, निमोनिया है, तो ये सब चीज जो है मानव में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करती है। जैसे कि है ना, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, हैजा है, दूसरा टाइफाइड है, तीसरा क्या है, टिटनेस है। तो देखो ये तीनों हैजा, टाइफाइड और टिटनेस ये मनुष्य में होने वाले रोग हैं, मनुष्य में होने वाले रोग, मनुष्य में होने वाले रोग है। और ये जो साइट्रस कैंकर जो है ना, साइट्रस कैंकर ये नींबू में होती है, नींबू में मतलब यहाँ पर नींबू रहते हैं और यहाँ पर ऐसे स्पॉट स्पॉट जो बन के रहते हैं ना, वो साइट्रस कैंकर है। साइट्रस कैंकर रोग होती है किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। इंपॉर्टेंट है, दे सकते हैं इसको ना अलग से, अभी तक दिए तो नहीं है लेकिन देने के चांस है, क्योंकि साइट्रस कैंकर रोग किसकी वजह से होती है पूछेंगे, या कैंकर रोग किसका रोग है पूछेंगे, तो किसकी वजह है, नींबू का, नींबू। और नींबू का हम लोग देखे होते हैं, एक फ्रेश नींबू रहते हैं, ऐसे स्पॉट वाले नींबू रहते हैं, स्पॉटेड रहते हैं, मतलब ब्लैक ब्लैक कलर के क्या बन जाते हैं, स्पॉट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइट्रस कैंकर, है ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। उसके अलावा और देखते हैं प्रजनन के बारे में कि बैक्टीरिया में प्रजनन किस तरीके से होती है। तो देखें, जीवाणु मुख्यतः विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। विखंडन मतलब, विखंडन का मतलब होता है ये दो पार्ट में, टुकड़ों में टूट जाती है, विखंडित हो जाना। पहले देखो ये बैक्टीरिया है, ऐसे वही क्या करेगी, दो टुकड़ों में, है ना, टूट जाएगी। तो यहाँ पर एनसीईआरटी का डायग्राम दिया गया है। तो सबसे आउटर लेयर होती है सेल वॉल, दूसरा होता है सेल मेम्ब्रेन लेयर, और तीसरा होती है कौन सा, ये जो अंदर में बताया गया वो डीएनए, ठीक है। सेल वॉल सबसे आउटर लेयर, फिर सेल मेम्ब्रेन, और क्या होती है, डीएनए होती है। लेकिन कुछ कुछ बैक्टीरिया में एक और लेयर होती है ना, जो ग्लाइकोकैलिक्स स्ट्रक्चर बनाती है, बाहर में होती है, सबसे बाहर में ग्लाइकोकैलिक्स। तो देखो इस तरीके से वो क्या करती है, डिवाइड होती है। तो हमें याद रखना
कि विखंडन द्वारा क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। दूसरा, प्रतिकूल परिस्थितियों में वे बीजाणु उत्पन्न करते हैं। वे एक प्रकार के लैंगिक प्रजनन, एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में डीएनए ट्रांसफर द्वारा भी प्रजनन करते हैं। तो देखो, प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु उत्पन्न करते हैं मतलब स्पोर फॉर्मेशन करते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन रहता है। अनफेवरेबल मतलब प्रतिकूल, जब इसको लगेगा कि भाई यहाँ पर मर सकते हैं या वहां पर सरवाइव करने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा सोच के इन लोग क्या करते हैं, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे बीजाणु बीजाणु प्रोड्यूस करेंगे और वो जब तक उसका अनुकूल परिस्थिति नहीं आ जाएगा तब तक वो ग्रोथ नहीं करेंगे, तब तक बैक्टीरिया नहीं रहेंगे, इन लोग किस फॉर्म में रहेंगे, इन लोग स्पोर के फॉर्म में रहते हैं। फॉर्म में कब, प्रतिकूल परिस्थिति में, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में, प्रतिकूल स्थिति या परिस्थिति में, परिस्थितियों में। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखना है। एक प्रकार के लैंगिक प्रजनन है ना, एक जीवाणु दूसरे जीवाणु में डीएनए ट्रांसफर वगैरह, तो इसके बारे में हम लोग पढ़े थे है ना, कहाँ पर, सेल बायोलॉजी में, कि जैसे मान लो दो बैक्टीरिया है यहाँ पर, इसमें का डीएनए को यहाँ पर ट्रांसफर करना है यहाँ पर, तो उसके लिए इसमें एक विशेष स्ट्रक्चर रहते हैं जिसका नाम था पिली। पिली था है ना, पिली। ये पिली जो जिसमें प्रेजेंट रहती है, प्रेजेंट, उसको हम लोग बोलते थे मेल है ना, और जिसमें एब्सेंट रहती थी, एब्सेंट, उसको बोलते थे हम लोग फीमेल बैक्टीरिया। तो ये जो पिली नाम का जो स्ट्रक्चर होता है, वहां पर हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पर वो डीएनए ट्रांसफर करने में हेल्प करती है, या ट्रांसडक्शन में हेल्प करती है, या डीएनए ट्रांसफर में हेल्प करती है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए ही है, तो डीएनए ट्रांसफर में हेल्प करती है कौन, ये पिली, या स्थानांतरण या कॉन्जुगेशन में मदद करती है, कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है ये पिली। तो पिली स्ट्रक्चर से होती है लैंगिक प्रजनक है ना, जो भी होते हैं जीवाणु, उसमें एक जीवाणु दूसरे जीवाणु में डीएनए का ट्रांसफर किया जाता है। तो ये बात भी हमें जानना है। ठीक है, और आगे देखें, माइकोप्लाज्मा के बारे में जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी 4 लाइन लिखा है इसके बारे में, लेकिन कभी कभी इसमें से प्रीवियस ईयर की बात करें तो 2 क्वेश्चन पूछा था एक ही साल में, है ना। तो इसको जानते हैं, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया ही है। माइकोप्लाज्मा के बारे में बात करें हम लोग, तो इसकी जो कोशिका मतलब कोशिका रहती है, यूनिसेलुलर तो रहती है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति क्या होती है, एब्सेंट रहती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सेल वॉल क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। किसमें, ये माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट रहती है। अब देखो, सेल वॉल एब्सेंट है तो इसका जो आउटर स्ट्रक्चर है लचीली हो जाती है। ठीक है, तो यह ज्ञात सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं होती है, यह ज्ञात सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हो कौन, माइकोप्लाज्मा। ये ऑक्सीजन के बिना, मतलब बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना ऑक्सीजन के जीवित रहती है। इनमें से कई जीव पशुओं और पौधों में रोगजनक होते हैं। तो देखो, ये रोग भी करती है माइकोप्लाज्मा। सबसे आउटर लेयर की बात करें हम लोग, तो इसमें लिपोप्रोटीन से बनी हुई है ना, सेल मेम्ब्रेन टाइप की स्ट्रक्चर होती है, डीएनए होती है, राइबोसोम, आरएनए, मेटाबोलाइट्स वगैरह सब रहते हैं इसमें माइकोप्लाज्मा के पास में। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका भित्ति है, मतलब कोशिका है, ये बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहती है, सबसे छोटी होती है। और ये एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों में क्या करती है, रोग करती है। ऐसा नहीं है कि माइकोप्लाज्मा सिर्फ एक ही में रोग करेगी, तो ये जंतुओं में भी रोग करती है और पौधों में भी रोग करती है। तो प्लांट्स एनिमल दोनों में रोग करते हैं। क्योंकि प्लांट के इसके पास में क्या नहीं है, इसके पास में सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल एब्सेंट। यही कारण है कि जो एंटीबायोटिक्स सेल वॉल पर असर करते हैं, सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करते हैं, वो इसका असर नहीं होता। डिस्ट्रॉयड करने वाले का असर नहीं होता, इसके ऊपर असर नहीं होता। मतलब बोला जाए कि जो एंटीबायोटिक, जैसे मान लो कोई सेल है, जो एंटीबायोटिक्स यहाँ से आया और इसके सेल वॉल को क्या करना चाहता है, डिस्ट्रॉयड करना चाहता है, वो तो क्या करेगा, यहाँ पर आगे क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटीबायोटिक जो रहते हैं सेल वॉल को जो डिस्ट्रॉय करने वाले एंटीबायोटिक्स होते हैं, क्योंकि सेल वॉल ही नहीं है इसके पास में, तो वो एंटीबायोटिक्स इस पर काम नहीं करेंगे। जैसे कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता इसके ऊपर, माइकोप्लाज्मा के ऊपर में। क्यों? क्योंकि पेनिसिलिन का नेचर कैसे है, उसका रिसेप्टर होता है सेल वॉल के पास में, सेल वॉल में जाके बाइंड होता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इनके पास में सेल वॉल ही नहीं होते हैं, तो ये माइकोप्लाज्मा होती है। और ये माइकोप्लाज्मा
चूंकि सेल वाल नहीं होने की वजह से प्रॉपर स्ट्रक्चर को भी नहीं रखती है ना, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, जो पादप जगत का जोकर बोलते हैं, इसको पादप जगत का जोकर पहले बोलते थे हम लोग, लेकिन इसको अभी हम लोग बोलते हैं पादप जगत का जोकर, लेकिन अभी ये किंगडम मोनेरा में आ गया है, इसीलिए हम लोग इसको, है ना, पादप जगत का जोकर नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एनिमल, मतलब किंगडम मोनेरा का जोकर बोलेंगे, क्योंकि इसके पास में एक सेल वॉल नहीं है, ये अपनी शेप को बदलते रहता है, क्योंकि प्रॉपर शेप नहीं होता इसके पास में, इसीलिए। तो हमें ये भी बात याद रखना है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये भी बात याद रखना। सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसकी वजह से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता, ये भी बात याद रखना है। सबसे ज्ञात छोटी जीवित जीव होती है, ऑक्सीजन के बिना जीवित रहती है, बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहती है, इनमें से कई पशु जानवर में रोगजनक होते हैं, ये बात हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग जाने। तो हम लोग अभी की क्लास में इतना तक ही पढ़ते हैं, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अलग अगला, है ना, कहाँ तक, किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं, इन सब का यदि हमें पीडीएफ चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं, नीट जोन KWD को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। थैंक यू।